हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 आउट हो गया है। ऐसे में बहुत से ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनका इस बार प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ होगा और बहुत से ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका प्रीलिम्स एग्जाम इस बार का नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो देखिए, आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम का अगर आप नेचर देखें 2017 से और 2023 तक, तो आप पाएंगे कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। और उसका अगर एनालिसिस करें तो क्या क्लियर होकर के आते हैं, दो चीज़ क्लियर होकर आती है। फर्स्ट पॉइंट कि जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, उसके अंदर के पूरे होल टॉपिक को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करें। यानी एक बेहतर समझ बना करके पढ़ना है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको पढ़ना है और रटना नहीं है। आपको रटना नहीं है, रटना क्या चीज़ें आपको रटनी पड़ती है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्या स्टैंडर्ड बुक, सबसे पहले आपको बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आप ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसको पढ़ने का आप तरीका चेंज करिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर दिन प्रतिदिन उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, वो चीज क्लियर कर रहा है कि जो भी चीज आप पढ़ें वो बहुत ही अच्छे से पढ़ें। अगर आप सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आप उस टॉपिक को जब बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं, तो उसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अगर आपने एक बुक में अगर 20 चैप्टर पढ़ा है तो उस 20 चैप्टर को आपस में कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, उस 20 चैप्टर को आपस में कनेक्ट करके पढ़ना है। और आप उसे आपस में तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप उसको समझ करके पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, तभी आप उनके बीच आपस में कनेक्टिविटी कर पाएंगे। कनेक्टिविटी आपके स्टडी में होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम 2017 के बाद के नेचर को अगर आप देखें और 2023 तक के प्रीलिम्स एग्जाम का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें एक प्रश्न को बनाने के लिए 5 to 6 चैप्टर का उपयोग किया गया है। यानी एक क्वेश्चन में 5 to 6 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं और आप उसको तभी सही कर पाएंगे जब आप उसमें आपस में कनेक्टिविटी को ढूंढ पाएंगे, उसको आप चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे। यानी अगर 10-15 चैप्टर अगर एक बुक में आप पढ़े, उन 15 से 20 चैप्टर को जो आप एक बुक से पढ़ रहे हैं उनको आपस में आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, उनको कनेक्टिविटी के थ्रू होल पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को आप समझ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं कि अगर 2017 से 2023 तक के प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करेंगे तो एक चीज आपको ये सीखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, उसके अंदर के टॉपिक्स, जैसे एक चैप्टर के अंदर बहुत से हेडिंग्स होते हैं, तो उन हेडिंग्स को पढ़ने के बाद आपस में उनको कनेक्ट करिए, उनको कनेक्ट करने का प्रयास करें, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें, उसके डीप में जब गहराई में उतर करके पढ़ें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको करना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट ये कि आपको पता है कि एक पार्ट तो कॉन्सेप्ट का हो गया जिसे आप क्लियर करना है, समझ करके पढ़े, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पढ़े। सेकंड पॉइंट होता है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें कुछ फैक्ट होते हैं। कोई भी बुक दो पॉइंट पे डिपेंड होता है, एक तो कॉन्सेप्ट पे और एक होता है फैक्ट पे। तो कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझना पड़ता है। अगर आपने एक बार बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना लिया, समझ लिया, तो चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें भूलती नहीं है, वो आपको अगर एक बार समझ में आ गया। बट उसमें जो फैक्ट बेस्ड डाटा होता है, हर एक बुक में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट बेस्ड डाटा। तो जो फैक्ट बेस्ड डाटा होता है ये इसमें लोकेशन हो जाता है, कोई नाम हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई आंकड़ा हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई डाटा हो गया। तो ये क्या होता है कि ये चीजें जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होती है भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं बार बार। सबसे प्रॉब्लम्स जो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो भूल जाते हैं। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं उसको आपको उसके लिए आपको एक अलग से शॉर्ट नोट बनाना है और बार बार उसको अलग समय देकर के उसका रिवीजन करना है। क्योंकि फैक्ट बेस्ड कोई भी है, चाहे जितने भी टॉपर्स है पीएससी के, चाहे कोई फर्स्ट रैंकर से लेकर के 1000 रैंक तक के जितने भी टॉपर्स हैं, सबके समूह के प्रॉब्लम्स आती है कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो भूल जाते हैं। तो और प्रीलिम्स एग्जाम 2017 के से 2023 का पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि फैक्ट में भी आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए, फैक्ट में भी आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए। तो उस फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं, उसके लिए क्या तरीका है कि एक 60 नोट्स आप बनाएं, उसमें एक फैक्ट बेस्ड डाटा रखें और उसका अलग से एक समय निकाल कर उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें।
और उसके बाद उस फैक्ट बेस्ड डाटा को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके थ्रू आउट सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको 20 से 22 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत से फैक्ट होते हैं और उसके अंदर के जो ऑप्शंस होते हैं अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो उससे आपके और बेहतर पकड़, आपके फैक्ट पे और एक बेहतर पकड़ बन जाएगी, क्योंकि उससे उस रेंज से बाहर क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आप उसके 20 एक क्वेश्चन के अंदर जो 20 से 22 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप उस 4 ऑप्शंस को एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर आपकी फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बन जाएगी, साथ साथ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी एक बेहतर पकड़ बन जाएगी। फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको 20 से 22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, बार उसका सॉल्व करें, उसको मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करें और उसके अंदर के ऑप्शन का एनालिसिस जरूर करें, उसके अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं। और दूसरा जो तरीका है, जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हैं, जो 50 टेस्ट 60 टेस्ट जो 70 टेस्ट आप दे रहे हैं, उस टेस्ट पेपर को बार बार सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें, तो उसके थ्रू आउट आपको बहुत से ऐसे फैक्ट जानने को मिलते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो कुछ एडिशनल फैक्ट वो हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, वहां से कुछ एडिशनल फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके थ्रू कुछ आपको एडिशनल नॉलेज जानने को मिलेगा। इसके साथ ही जो टेस्ट सीरीज होता है, उस टेस्ट सीरीज के थ्रू जो आप 70 60 50 टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसके थ्रू बहुत से फैक्ट आपको सीखने को मिलेंगे, एडिशनल फैक्ट हो जाएंगे। तो इन सब का एक जो फैक्ट बेस्ड डाटा होते हैं, इन सभी का एक शार्ट नोट्स में रखे, या अगर नहीं रखते तो उसी में अंडरलाइन कर ले, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसमें अंडरलाइन कर ले, हाँ इस पे आपको अलग समय देना है, क्योंकि ये चीजें आपसे बार-बार मिस हो जाती है, बार-बार आपसे भूल जाता है। तो जो चीजें आपको बार-बार भूल जाती है उस पे आपको अलग समय देना है, उसको थोड़ा सा उस पे और ज्यादा समय देना है, और वो क्या होता है, फैक्ट होता है, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी वीकनेस है, जो चीज आपको बार-बार भूल जाती है, यानी फैक्ट में भी आपकी एक बेहतर पकड़ हो जाएगी। जब आपकी फैक्ट पे भी एक बेहतर पकड़ हो जाएगी और कॉन्सेप्ट तो आपने अच्छे से क्लियर करके पढ़ा, कॉन्सेप्ट को भी आपने क्लियर कर लिया, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो आपके एक्सेस में होगा, वो आपकी पहुंच में होगा। यूपीएससी कितना भी डिफिकल्ट पेपर बनाए, कितने भी उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज करे, बट जो चीजें हैं, जो बेसिक एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू, जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हो, जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो, उसके रेंज से बाहर नहीं क्वेश्चंस आएगा, ये आप नोट कर ले। हाँ, लेकिन आपको अपने पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट करना है। परंपरागत तरीका जो आपका पढ़ने का था, सरफेस टू सरफेस आप पढ़ते चले हो, सतह से सतह पढ़ते चले जाते हो, उस बुक के अंदर आप उसकी गहराई में नहीं उतरते, उसके डीप में नहीं उतरते। जो एनसीईआरटी, न्यू, ओल्ड आप पढ़ रहे, स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ रहे, उसको होल से कनेक्ट नहीं करते, उसकी पिक्चर को क्लियर नहीं करते, तो वो परंपरागत जो पढ़ने का आपका तरीका उसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये खुद कह रहा है, उसका एनालिसिस करेंगे, वो खुद आपको बता रहा है कि आपको अपने पढ़ने के तरीके में, पढ़ने का जो अप्रोच उसमें परिवर्तन करना है। तो कैसे चेंज करोगे अपने पढ़ने के आप अप्रोच को कैसे बदलोगे? तो अभी हमने आपको 2 पॉइंट बताया। एक तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीजें समझ के पढ़ना है, पूरे टॉपिक को होल से कनेक्ट करना है। इसके साथ साथ अगर 20 चैप्टर पढ़े तो 20 चैप्टर को आपस में कनेक्ट करना है। और दूसरा जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती है, जो बार बार से भूल जाते हैं, उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए तो अलग से समय आपको थोड़ा देना है और एक शार्ट नोट्स बनाना है, ताकि बार बार उसको आप रिविजन करते रहें। और 2 चीजें जो हमने बताया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो टेस्ट सीरीज है उसके थ्रू उसको रिवाइज करें, उसका रिविजन करें, तो वहां से भी कुछ एडिशनल चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करें। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 20 से 22 साल 25 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उतने साल का कम से कम आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना भी हो, ठीक है। अब मैं उन विद्यार्थियों के सामने बात करूंगा जिनका प्रीलिम्स एग्जाम इस बार हो गया है, तो उन्हें क्या करना है। तो अब आपके पास प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ गया, तो अब आपके पास लगभग जो 3 महीने का समय है, आप इस पे पूरा समय अपना इस पूरे समय को ईमानदारी से यूटिलाइज करें। आप जुट जाइए, पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, और 3 महीने का जो समय है आप ये सोच कर पढ़ाई कीजिए कि फिर ये टाइम आपको मिलेगा नहीं, फिर ये समय आपको मिलने वाला नहीं है। अगर यही 3 महीने है, अगर आपने अपने आप को फोकस होकर के एक जगह लगा दिया, तो सर ये मान के चलिए प्रीलिम्स एग्जाम की तुलना में मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। अगर आपने 3 महीने ईमानदारी से फोकस होकर के स्टडी कर लिया, यानी इस स्थिति में अगर आप भटकते नहीं है,
आप भटकाव की स्थिति में नहीं आते तो समझ लीजिए कि आपका मेंस जरूर क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो ये 3 महीने जो आपके लिए बचा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये समय फिर आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप इसको ईमानदारी से इसको यूटिलाइज करें, मेहनत से इसको यूटिलाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो फिर आपको पता है कि फिर से आपको प्रीलिम्स एग्जाम ना देना पड़े, तो इसलिए इस बार जो ये 3 महीने का समय आपके पास लगभग बचा हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। पूरा आप फोकस होकर के जुड़ जाइए, स्टडी करिए। और पीवाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें और अच्छे से जो पिछले वर्ष के टॉपर्स हैं उनकी जो कॉपी है वो देख लें कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसा आंसर राइटिंग की है और कैसे उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और वो चीजें आपको उसके थ्रू से ग्रेडिंग मिलेगी। और आपने जो आंसर करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी चीजें आप कहें जैसे स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चंस आप जब लिखना स्टार्ट करें तो जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो प्रभावशील इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली का मतलब क्या हो, जब भी आप कोई आंसर, जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, प्रस्तावना आप लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो आपको पता होते हैं, फैक्ट बेस्ड डाटा होते हैं, उसके थ्रू आउट आप स्टार्ट करें ताकि सामने वाले को भी देखिए एक जनरल, एक समान तरीके से प्रस्तावना को लिखना होता है, एक थोड़ा सा प्रभावशील। तो प्रभावशील में आप किसी का कोटेशन, वहाँ कोटेशन के थ्रू आउट क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। कुछ आपने से कुछ स्टेटमेंट आपने किसी का पढ़ा हुआ है, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड उससे शुरुआत कर सकते हैं। या आपने जो करंट अफेयर्स में पढ़ा वहाँ पे कुछ जो आंकड़े, जो आपको रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे कुछ अच्छे से कोड आपको मिल जाते हैं, उसके थ्रू आप स्टार्ट कर। तो इंट्रोडक्शन आपका प्रभावशील होना चाहिए। तो समान इंट्रोडक्शन नहीं कि आपने कुछ जो आपको बहुत ही बेसिक लिख दिया, ऐसा नहीं, कुछ एक प्रभावशील इंट्रोडक्शन, जैसे कोटेशन के माध्यम से, किसी स्टेटमेंट के माध्यम से या करंट अफेयर्स के थ्रू आउट जो चीज़ें आपको कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ जो वहाँ पे चीज़ें आपको फैक्ट में कुछ अच्छे स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। या जो एनसीईआरटी बुक, जो बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में कुछ बहुत ऐसे विचारक हैं, जैसे अम्बेडकर ने क्या कहा है और लोगों ने क्या कहा, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट मिल जाते हैं, उसके थ्रू आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर उसका जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी को आप प्रभावशील बनाएं, उसमें जो भी चीजें आप मेन बॉडी के अंदर रखें, कोई भी अगर आप चीजें कह रहे हैं तो आप एग्जांपल के साथ रखें, लॉजिक के साथ रखें। ऐसे नहीं कि आपने कुछ कह दिया बट उसका कोई तर्क नहीं दिया। अगर आप जो भी फैक्ट आप लिख रहे हैं उसको एग्जांपल के थ्रू आउट या लॉजिक के थ्रू आउट लिख रहे हैं तो आपका आंसर बहुत ही प्रभावशील होगा। और आपके तीसरा पॉइंट, आपके आंसर में एक कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी, एक यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक कंटिन्यूटी उसमें दिखना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा आंसर आपका डिफरेंट लग रहा हो कि इंट्रोडक्शन कुछ और कह रहे हो, मेन बॉडी कुछ आप और कह रहे हैं और डिस्कस में कुछ और कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक कंटिन्यूटी आपकी दिखनी चाहिए आपके आंसर में। और ये अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी को के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, चीजें आपने एनसीईआरटी पे एक बेहतर पकड़ बनाई होगी, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक और जो करंट अफेयर्स पे, तो आपके आंसर में कंटिन्यूटी दिखेगा, वो फ्लो आपको दिखेगा अगर आपने चीजों को समझ करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ा, अगर आपने रट्टा नहीं मारा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके आंसर में आपके होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे तो और की तुलना में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।